अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण खान, प्रोग्राम आज किरण खान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है मौसम तब्दील हो रहा है और मौसम की तब्दीली की वजह से बहुत सी बीमारियां जो है जन्म लेती हैं। इस मौसम की तब्दीली की वजह से जैसे कि बहुत सी बीमारियां लोगों को अफेक्ट करती हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में जो ज़्यादातर लोगों में बीमारी पाई जाती है वो हेपेटाइटिस की बीमारी होती है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज हेपेटाइटिस बी और सी होम्यो डॉक्टर सईद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हेपेटाइटिस है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि हेपेटाइटिस क्या है, ये एक इसको कहते हैं कि बड़ी सीरियस और बड़ी जानलेवा बीमारी है। इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। और जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये गर्मियों में इसकी बेशक है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, लेकिन ये किसी भी सीज़न में किसी भी मौसम के अंदर ये बीमारी हो सकती है। तो और जी बिल्कुल, ये इंतहाई ख़तरनाक बीमारी होती है जिसका आम लोगों को इतना आइडिया नहीं होता। ये किसी भी रीज़न की वजह से भी ये हो सकती है। जी हो सकती है, लेकिन आपने इसको साइलेंट किलर का भी नाम दिया, इसकी क्या वजूहत है? साइलेंट किलर क्यों इसे कहा गया? जी इसलिए कहा जाता है कि इसकी जब किसी पेशेंट के अंदर ये एक दफ़ा आ जाती है तो उसको पता नहीं चलता कि उसके अंदर हेपेटाइटिस है। जब ये पेशेंट जो है बिल्कुल सीरियस कंडीशन में हो जाता है, जब उसमें एसाइटिस वगैरह कंडीशन आ जाती है, यानी आप कहते हैं कि पेशेंट के अंदर जब पेट में पानी पड़ जाता है या बिल्कुल लास्ट स्टेज आप जिसको हम कहते हैं, उस वक्त जब पेशेंट को ना फीलिंग आना शुरू होती है, उसके पहले पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि आपको हेपेटाइटिस है या नहीं है, या आप जब कभी आप इसका टेस्ट कराते हैं तब आपको पता चलता है, या फिर अक्सर लोग जो हमारे बाहर जाने के लिए टेस्ट वगैरह कराते हैं तो उस वक्त जब केसेस उन्हें पता लगता जी बिल्कुल, लेकिन इसकी वजूहात क्या होती हैं? जी इसकी वजूहत तो बेशुमार हैं, बहुत सी हैं, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे आपका जो वाटर है, कंटेमिनेटेड वाटर हो जिसको हम गंदा पानी कहते हैं। इसके अलावा जो अक्सर हम देखें डेंटल जो है वहाँ से जब आप उनकी वॉश वगैरह कराते हैं वहाँ से भी हो सकता है, इसी तरह हजाम वगैरह से भी हो सकता है। इसी तरह आपका जो इंजेक्शन आप लगाते हैं जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है तो वहाँ पे अगर आप उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग ना हो, टेस्टिंग वगैरह ना हो तो उसकी वजह से भी ये ऐसा हो सकता है। जी, बिल्कुल। लेकिन ये जो बीमारी है इसकी अलामात हमें कैसे पता चले कि हमें हेपेटाइटिस है? जी बिल्कुल, शुरू में तो इसको आपको बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं होता कि आपको हेपेटाइटिस, क्योंकि उस तरह की कुछ फीलिंग नहीं होती। लेकिन जो ये मर्ज़ जो है वो पुराना हो जाता है तो आपको कुछ साइन एंड सिम्टम आपको फील होना शुरू, जैसे बहुत से लोगों को फटीक होना शुरू हो जाती है, आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है, पेट में पानी पड़ जाता है, उसको वीकनेस हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, मतली होना शुरू हो जाती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो है वो बाद के स्टेज में जो है ना वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। इसमें काफ़ी सारे एलोपैथिक भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, होम्यो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे एलोपैथिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स के हवाले से? जी बिल्कुल, क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है कि देखिए दोनों जगहों पे इसका इलाज हो रहा है, एलोपैथिक में भी और होम्योपैथिक में भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना पायदार और अच्छा ट्रीटमेंट होम्योपैथिक के अंदर है शायद ही किसी और साइंस के अंदर ऐसा हो। उसकी एक वजह यह है कि देखें आप अब वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो इसकी जो है कि आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं या आजकल टैबलेट्स वगैरह आ जाती हैं, वो अगर आप अब्यूज़ करते हैं तो कुछ अर्सा तक आप इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनका एक लिमिटेड कोर्स होता है, तो उसकी एक ड्यूरेशन भी होती है कि बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि लोगों को साल बाद या 2 साल बाद उनको दोबारा जो हेपेटाइटिस जो है ना वो रीअपीयर हो जाता है। लेकिन होम्यो में इंशाल्लाह जब आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये आपको दोबारा कभी अपीयर नहीं होगा। उसकी एक रीज़न है, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो पेशेंट की आपकी बीमारी की ट्रीटमेंट नहीं करते, आपकी पेशेंट की करते हैं। हम आपकी जो इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं, दैट्स वाई आपका जो पेशेंट है वो फॉर एवर ठीक हो जाता है। और क्या कहना चाहेंगे, क्या ये हेपेटाइटिस की बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकती है? क्या इसमें भी ऐसा ही है? जी बिल्कुल, ज़रूर लग जाती है, और लेकिन आम तरीके से जिस तरह हम एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, सलाइवा से या थूक से, खांसी से या उनके साथ बैठने उठने से, इस तरह तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी को अपना ब्लड दे रहे हैं उसकी वजह से हो जाता है। उसके अलावा एक और चीज़ होती है STD जिसको कहते हैं सेक्सुअल ट्रीटमेंट, वहाँ से ये ट्रांसफ़र हो सकता है। जी, और लिवर ट्रांसप्लांट्स के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एलोपैथिक साइंस पे आप देखेंगे कि आजकल जो इसकी जो लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आपका लीवर ही ट्रांसप्लांट किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक तो बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली होता है और ये हर आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और इसमें जो चांसेस हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब आप लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं कि आपका जो एक पार्ट है अगर वो डैमेज है तो आप उसको रिप्लेस करते हैं, तो जब आपको रिप्लेस करके नया लगाना की कोशिश करते हैं तो कुछ अर्से बाद आपको उसके अंदर जो वायरस है वो दोबारा उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है।
تو یہ اس کو ہم نہیں سمجھتے کہ 100% یہ سکسیزفل ہے. بالکل. ہیپاٹائٹس کی بیماری اگر ایک بار ہو جائے اور دوبارہ ٹھیک بھی ہو جائے تو کیا وہ دوبارہ ہو سکتی ہے؟ بار بار بھی ہیپاٹائٹس کی بیماری ایک شخص کو ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. لیکن میں اس میں آپ کو جیسے میں نے ذکر کیا کہ دونوں ٹریٹمنٹ میں ذرا فرق ہے، ایلوپیتھک میں بھی اور ہومیوپیتھ میں. ایلوپیتھک میں اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ کراتے ہیں تو بالکل آپ نے بہت زیادہ کیسز دیکھے ہیں، سال 2 سال بعد 5 سال بعد اس کو یہ دوبارہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ ہومیوپیتھک جو طریقہ کار ہے، اگر اس کی فلسفی کو اگر آپ غور کریں، جو اس کا جو پرنسپل ہے اگر اس پہ غور کریں گے تو یہ دوبارہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں باہر سے اگر کسی اور انفیکشن کی وجہ سے یا اور جو میں نے آپ کو علامات اس کی بتائی ہیں یا جو میں نے اس کی کازز بتائی ہیں اگر وہ ہوں گی تو پھر ہو سکتا ہے، ادروائز یہ ری اپیئر دوبارہ نہیں ہوگا. آپ نے ایک دفعہ اگر ٹریٹمنٹ کرا لی، آپ کا PCR نیگیٹو ہو گیا تو انشاءاللہ یہ دوبارہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو، اس کو پازیٹیو نہیں آئے گا. صحیح. جس طرح شوگر کے مریضوں کے لیے ورزش ضروری ہوتی ہے تو کیا ہیپاٹائٹس کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ورزش ضروری ہوتی ہے؟ نہیں، اس میں ہم تھوڑا سا ایکسرسائز کو دیکھیں، جس کو ہم کہتے ہیں ہیپاٹائٹس ہے یا جرکان ہوتا ہے، ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ریسٹ کریں، جتنا آپ ریسٹ کریں گے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. اس کے لیے واک تو ویسے بھی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی نارمل روٹین کے اندر واک وغیرہ کرنے چاہیے. لیکن ایز سچ ہیپاٹائٹس کے لیے کوئی اسپیشل ورزش نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے ورزش کریں گے. تو بلکہ ہم تو پیشنٹ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ جتنا ریسٹ ہو سکے آپ آرام کریں اور ایسی خوراک استعمال کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو. احتیاطی تدابیر کیا ہیں اس کے لیے؟ سب سے پہلے احتیاطی تدابیر یہ کہ آپ کا جو رہن سہن ہے، اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ بالکل صاف اور کلین اینڈ کلیئر ہونا چاہیے. آپ کی خوراک اچھی ہونی چاہیے اور ایسی خوراک استعمال نہ کریں جس سے آپ کا لیور ڈیمیج ہو. جیسے گوشت وغیرہ کو ہم پرہیز کر رہتے ہیں، نمکیات وغیرہ چیزیں کو جو ہے ان کو اس طرح کی جو اسپائسی فوڈ وغیرہ ان کو ہم منع کرتے ہیں. ٹھنڈی چیزیں دیکھیں، ہمیں سب لوگ کہتے ہیں کہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں، تو اس طرح بہت سے مشروبات بھی ایسے ہیں وہ استعمال کریں. اور پھر جو ہم نے اس کی احتیاطات بتائی ہیں کہ یہ چیزوں سے آپ جب کسی سے بلڈ لیں یا دیں تو اس کی پراپر اسکریننگ ہو. اسی طرح آپ جب شیور وغیرہ یا ریزر وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہ ونس یوز ہو، دوبارہ اس کو کسی اور پیشنٹ کے ساتھ یہ استعمال نہ ہو. اسی طرح آپ جب ڈینٹل کے پاس جاتے ہیں تو ان کے جو اکوپمنٹ ہیں وہ اس کو ہائیجینک ہونے چاہیے. اب یہ چیزوں کی احتیاط ضروری ہوگی. یہ جب استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بہت سے مریض جو ہیں آپ کے پاس سے شفا یاب ہو کر گئے ہیں، تو اگر کوئی بھی پیشنٹ آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے؟ جی الحمدللہ میں نے اس حوالے سے کافی سارا کام کیا ہوا ہے اور آؤٹ اسٹیشن بھی جا کے کشمیر وغیرہ میں وہاں پہ بھی میں نے کیمپ کیے ہیں. اور راولپنڈی کے اندر ہی میرا اقصا ہومیو کلینک کے نام سے میرا پیشنٹ ہے، تو وہاں پہ میں ٹریٹمنٹ بھی کرتا ہوں. اور اگر ہوا تو میرا نمبر یہاں پہ اسکرین پہ ڈسپلے بھی ہو جائے گا، تو آپ وہاں پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے، تو ہم اللہ حافظ.